हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वह रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैं अपना बैग रखकर सीधे रसोई घर में ही पहुँच गई। माँ अनबनी थी, ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है, मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर माँ की उदासी का कारण न पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ रखते ही वे अपना धैर्य खो बैठती और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती। माँ ने मेरी ओर बिना देखे चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे में कुर्सी पर आ बैठी। माँ अपने कमरे में चली गई थी। विषाद से मन भर उठा। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक अदद लड़का नहीं जुटा पाई थी कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। माँ अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। अपने ब्रह्मत्व का दर्प उन्हें किसी मोड़ पर संधि की स्थिति में ही नहीं आने देता था, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वंदना की मोपेड भी नहीं लाने दी। हालांकि वंदना का कॉलेज बंद था, मुझे दफ्तर पहुंचना था। कई आवश्यक काम करने थे। ना जाती तो व्यर्थ ही अफसर की को भाजन बनती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का ना दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखा। वह पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद उमेश, हाँ वही था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रंगता वह मेरे पास रुक गया। उमेश, मैंने धीरे से पुकारा। शोभा, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद ना होता तो शायद आज भी नहीं। कहकर वह हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाती स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उमेश और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वह बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वह मुझे उतार कर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा लंबी कद काटे के सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी उमेश कितने बरसों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर, सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए उमेश खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज़ दी, शोभा तुम? मैं आश्चर्य में पड़ी उस तक पहुंच गई। तुम्हें कोई काम था यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर जाओगी कैसे? मैं आभार से भर उठी थी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उमेश घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व प्रभावित कर गए। छोटी बहन वंदना बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वह तो उसके सामने आती ही न थी। वह आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वंदना को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वह न आती। एक बात मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि जैसे उमेश कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वह महीनों से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उमेश मुझे स्कूटर से उतारकर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय पीकर जाना। वह मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी और वंदना भी कॉलेज से नहीं आई थी, सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान शोभा, एक बात कहूँ? कहते कहते उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वह बुरी तरह खांसने लगा। मैं दौड़कर गिलास में पानी ले आई और गिलास उसके होठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौर समाप्त हुआ तो वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उमेश, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वह हंसने लगा। शोभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं। अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्माकर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। उमेश, यही बात कहने के लिए तो मैं न जाने कब से सोच रही थी।
धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया था। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हम इतने दिनों से न जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे की दृष्टि मिला पाना कैसे दुभर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी थी। अनुपम सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उमेश पंख लगाए प्रीत गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। झरझर बरसता सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसे शरारती लगने लगती थी। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। उमेश का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुषी हो उठी थी। सोनपुर चलोगी शोभा? एक दिन उमेश ने पूछा था। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ, माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उमेश के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने वंदना से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी तो मन बहल जाएगा। मैंने उसे समझाकर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए थे। मैं बीच में ही बैठी थी। उमेश और वंदना मेरे इधर उधर बैठे थे। बस की सीट पर इस यात्रा के बीच वंदना थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उमेश के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे थे। उमेश लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वंदना भी होती। मैं सोचती थी कि उमेश बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन वंदना को किसी काम के बहाने मीना के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वंदना ना दिखी तो उमेश ने पूछ ही लिया, वंदना कहाँ है? काम से गई है मीना के घर। मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वह चला गया, लेकिन अब जब भी आता वंदना से बातें करने को आतुर रहता। यदि वह सामने न आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उमेश से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वह कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शोभा? मेरा काम ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी उमेश? बस साल डेढ़ साल का समय मुझे दे दो शोभा। मैं क्या कहती, चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के हित में है। अब जब भी उमेश आता वंदना उससे खूब खुलकर बातें करती। वह मजाक करता तो वह हंसकर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों भोंडे मजाकों पर उतर आए। मुझसे सुना नहीं जाता था। आखिर कहना ही पड़ा मुझे, उमेश अपनी सीमा मत लांघो। उस लड़की से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था उमेश पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बातों को छिपा दिया था। अब वह संयत होकर बोलता था, फिर भी कहीं ना कहीं उसे उसका अनुचित आशय झलक ही जाता। वंदना को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा न लगा। मैं दिन पर दिन यही महसूस कर रही थी कि वंदना उमेश की ओर अदृश्य डोर से बंदी खींची चली जा रही है। उमेश से कहा तो वह यही बोला था, सौभाग्य तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, माँ घर पर नहीं थी। वंदना मीना के घर गई थी। अकेली उब चुकी थी मैं। सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वंदना की। किताबें हटाई थी कि किसी पुस्तक से उमेश का फोटो मेरे पाँव के पास आ गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसे कंटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकालने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी? पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी? वंदना शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की थी। देख वंदना, क्यों उमेश के चक्कर में पड़ी है? वह शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वह यूँ दावा न उगलने लगेगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वंदना गुस्से से फट पड़ी, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी? हर समय तुम इसी ताक झाक में लगी रहती हो कि मैं उमेश से बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों ताक झाक करूँगी? मैं तो तुझे समझा रही हूँ। मैंने धीरे से कहा, क्या समझाना चाहती हो मुझे? बोलो, क्या कहती? मैं चुप ही रही। सोचने लगी कि आज वंदना को क्या हो गया है। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज यह ऐसे सीधी पड़ गई। देख वंदना, तुझे क्या मिल जाएगा? उमेश को मुझसे छीनकर? मैंने सीधा प्रश्न किया था। किससे? किससे छीनकर? वह वितृष्णा से भर उठी थी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वह मुझे मिला है। फिर तुम उमेश को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे?
उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुंह पर दे मारे। अंधे कुएं में धंसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन सुनना कहाँ चाहती थी कुछ। माँ सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई थी, लेकिन वह मेरे बहानों को कहाँ अंगीकार कर पाई थी। शोभा, क्या हुआ बेटी, कई दिन से तू उदास है। मेरी रुलाई फूट पड़ी थी, रोती रही मैं और वे मेरा सर दबाती रही। क्या कहती माँ से, कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने मेरे प्यार पर डाका डाला है, और क्या न्याय कर पाती वे इसका। उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थी। वंदना ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उमेश ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकसी से तंग आकर वह किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब सा हाल था मेरा। रुग्ण सी काया और संतप्त मन लिए बस जी रही थी मैं। दफ्तर में मन नहीं लगता था और घर में वंदना का गरूर भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे अपने मन पर। हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को मार टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। वंदना, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई आवाज़ में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोका मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से वंदना रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उमेश के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करोगी मुझसे बोलकर? मैं तो उमेश को छीन ले गई ना तुमसे। क्या झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल सच कहती हो। लेकिन मेरा दोस्त कितना है इसमें, यह तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया मुझे। तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिरी प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वह घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर न आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं मीना के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वंदना वहीं थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो उस लड़के के पीछे? मीना क्रोध में बोल रही थी। वह मुझे समझाती रही। देखो शोभा, उमेश वंदना को चाहने लगा है और यह भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएगी इन पर? यदि तू उमेश से विवाह भी कर लेगी तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उमेश के लिए परेशान है? वह तेरे प्रति ईमानदारी होता तो यह विकट स्थिति आती आज। रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी और कब तक। उमेश मेरे लिए एक सपना था जो आँख खुलते ही विलीन हो गया, कभी ना दिखने के लिए। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, उमेश 1.5 साल तक शादी करना नहीं चाहता था। अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात निश्चिंत स्वर में पूछा था, माँ अब करेगा शादी? वह वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थी। कार्ड छपने की बारी थी। माँ ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया था। शोभा, बैठ से उमेश। मैंने माँ के हाथ से वह कागज ले लिया। वह निरे से पूछने लगी, क्यों अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी? नहीं नहीं माँ, आपने तनिक सी गलती कर दी है। वंदना, वेट्स उमेश। लिखकर वह कागज मैंने माँ को लौटा दिया। क्या? यह क्या? माँ हक्की बक्की रह गई थी। हाँ माँ, यही ठीक है। उमेश और वंदना की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।